हेलो। क्या हाल चाल। ये प्रूफ है कि चिप्स मैंने खाया नहीं। रखा हुआ टेम्पटेशन नहीं है कि इसको खा ही लेना है, रखा रहेगा अभी। किसी दिन निपटाएंगे तुम्हारे साथ हैं। किसी दिन तुम्हारे साथ ही निपटाया जाएगा भाई। अकेले थोड़े ना खाएंगे। तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ ही खा लेंगे। हाँ जी। ओके। जेठालाल चंपकलाल गड़ा भी क्लास में आते हैं। अच्छा। बहुत लंबा चल रहा है ना ये सीरियल। मुझे याद है मैं जब बीएसएनएल में था तो मेरा रूम पार्टनर था। वो बहुत देखता था इसको और हंसता रहता था। ठीक है। जेठालाल का बहुत बड़ा फैन था वो। कहता था आओ बैठ के देखो। मैं कहता तुम देखो हमको नहीं देखना है। ठीक है। हम्म। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरे को भी चाहिए लड्डू दो। लड्डू भी रखा हुआ है, कहाँ है? अभी है लड्डू? इसमें भी लड्डू है। लड्डू इज देयर। ज़्यादा नहीं बचा, दो लड्डू बचे हैं, दो है ना, इसमें है। All right, difference between numerical and mathematical ability, no need. This is not the big question. The big question is कि एसएससी सीजीएल के प्री के सिलेबस में लिखा हुआ है 2022 के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और मेंसवा में लिखा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैंने कहा कौन आदमी है भैया, है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मेंस में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मतलब जब दोनों शब्द वही थे तो तुम एक ही लिख देते। क्वांट में तो चलो फिर भी ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटी। इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऐसे कुछ करके दिया हुआ। रीजनिंगवा में तो उल्टा कर दिया है बस। समझ से परे है, ये एसएससी है, वो कुछ भी कर सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? टाइपिस्ट ने टाइप किया होगा, उसको लिखना होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर उसने कहा होगा उल्टा ही तो है। ठीक है, एक ही बात तो है, छोड़ो ना, जाने दो। ओके, चलें भैया, शुरू करें, आगे बढ़ें। ओके फाइन, तो तुम ये बताओ पहले उन दोनों में क्या अंतर है, फिर मैं बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या अंतर है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर। हमने ये सवाल कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, यहीं छोड़ दिया था तुमको। ये करना है तो ये करते हैं। कह रहा है दो नंबर हैं, उनका अनुपात 5:6 है। ठीक है, देर इज अ रेशियो ऑफ 5:6 बिटवीन टू नंबर्स। कह रहा है अगर 45% पहले नंबर का 112.5 है, 45% 112.5 है, तो बताना है कि 55.7% दूसरे नंबर का क्या होगा। समझ रहे हो आप कि दो नंबर से उनका रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? 5:6 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका मुझे 45% दिया है, तो 45% ऑफ, थोड़ी देर के लिए इसको 5x एज्यूम करना, और तुम्हें निकालना है 55.7%। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करो कि क्या तुम्हें 55.7% का कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आता है। 55.7% का कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आता है। रवि जी आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है, जब मैं पढ़ के कोई रिएक्ट ना करूं मतलब वो क्लास के अंत में या क्लास के बीच में मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता हूं। नोट कर लिया मैंने, आपकी समस्या को देख लिया है, बट वो क्लास के अंत में या तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्लास के बीच में तो मैं फोन नहीं लगाऊंगा अभी, टीम को टाइम बर्बाद होगा आपका, है ना। पढ़ो अभी यहाँ पर। तो सोचो कि 55.7% का कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट पता है आपको? ठीक है, पता है आपको? अगर पता है तो आसानी से काम होगा, वरना मुश्किलात बढ़ेगी आपकी। तो 55.7% की अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या क्या हो सकता है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट? जरा सोचिए थोड़ी देर और मुझे बताइए क्या हो सकता है। किसी ने लिखा 5/9, पर 5/9 तो यार 55.55 होता है। नियरेस्ट वैल्यू है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू है तो आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। कोई और तरीका कोई बताएगा मुझे, या इसकी जरूरत ही नहीं है ऐसा सोचने की, हम सीधे 55.7% निकाल लेंगे, वो भी तरीका सही है।
अप्रोक्सीमेट करके भी निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे भाई ये वैल्यू मुझे दी है कितना, 112.5। तो पहले जरा इस पे काम कर लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो जरा काट पीट मचाते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो आप अगर 5 से यहां काटोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 20 पंचे 100 होता है, राइट। 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया, फिर 25 हो गया, 22.5 हो गया। अब आप देखो x की वैल्यू बड़ी साफ साफ आपको दिख रही है कि ये 45/100 बनेगा। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या बनेगी, आपकी 2250 हो गया और यहाँ 45 हो गया, राइट। आपको साफ साफ दिख रहा है 45 × 5 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, 50 दिख रही है। क्यों परेशान थे, ठीक है। ये 55.7% कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है ही नहीं है। हाँ, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, इसकी जरूरत भी नहीं है। अब देखना ध्यान से, आपकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 55.7% ऑफ, क्या करना है, 6 × 50। 6 पंचे क्या है, 300 आपका है, ठीक है। 6 × 50 हो गया, तो आपका आंसर हो गया 55.7 इंटू, ये हो गया 3, क्योंकि ये बटा 100 काट देगा उधर, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 165 और 2.1, 167.1 आपकी वैल्यू हो गई। और बड़ी सरलता से आपका आंसर क्या आ गया, बी। बी इज द राइट आंसर, 167.1। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट सोच रहे हो, नहीं सोचना है, आगे बढ़ो। एक्स की वैल्यू इतनी सुंदर और सरल आई कि आसानी से आपकी वैल्यू आ गई। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो अगला सवाल देख लो। बाप रे, ये तो काफी खतरनाक सवाल लग रहा है। 8x² - 18xy + 9y² की वैल्यू 0 है, तो बताओ x रेशियो y कितना है। बहुत ही शानदार सवाल है। आपको क्या निकालना है, x/y। और क्या इस इक्वेशन में x की पावर 2 दिख रही है, क्या y की पावर भी 2 दिख रही है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, यस। पर दो वेरिएबल हैं भैया, हमें निकालना क्या है लेकिन, x/y। तो अगर हमें x/y निकालना है तो मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ। बहुत एक तरीका है कि हम वैल्यू रखें और वैल्यू रख के चेक करें, डेफिनेटली वो तरीका है। ओके, डेफिनेटली वो तरीका है आपका कि हम वैल्यू रखें और आंसर लगाएं, चेक करें। बट काफ़ी कुछ चेक करना है, पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस देखते हैं, फिर हम वैल्यू पुटिंग पर भी आएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल प्रोसेस ये कहता है, इस सवाल का प्रोसेस, कि सारे ऑप्शन को y² से, मतलब जो एक्सप्रेशन है इसको y² से डिवाइड कर दो। तो अगर आप y² से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 × x/y का होल स्क्वायर, माइनस अगर आप y² से डिवाइड कर रहे हो तो ये एक y काटेगा और यहां बनेगा ऐसा, और देखो क्या बनेगा, यहां बनेगा +9 = 0। क्या होगी आपकी वैल्यू, ये होगा 8x/y का होल स्क्वायर प्लस -18x/y प्लस 9 = 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम यहां आएंगे और इस वैल्यू को हम बोलेंगे, ये वैल्यू हो गई मेरी 8a² - 18a प्लस 9 = 0। ये भी ठीक है, क्लियर है। और ये क्या हो गया, 8 × 9 = 72 हो गया। तो अगर ये 8 × 9 = 72 हो गया तो अब हमें इसका निकालना पड़ेगा कि कैसे हम 18 बनाएंगे, ठीक। सो 72 को हम कैसे ब्रेक करें कि हमारी वैल्यू 18 बने, वो भी माइनस में। कोई सजेशन है आपका, 12 × 72 होता है, तो आप कहोगे ये बनेगा -12 और ये बनेगा -6। तो जब भी देखो, ये फैक्टराइजेशन का जो मैं छोटा तरीका बता रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, गुणनखंड आपने निकाला होगा 10वीं क्लास में, अब ये गुणनखंड को थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो 8 × 9 = 72 होता है। आप बीच की वैल्यू को कैसे बनाते हो, वो दो टर्म पकड़ते हो जिससे गुणनफल प्रोडक्ट 72 रहे और ये वैल्यू -18 बन जाए, तो वैल्यू है -12 -6। -12 × -6 क्या होता है, 72 होता है, वो 72 के बराबर है। उनका जो सम है वो -18 है। अब आपके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स लिखने का सिंपल तरीका होता है कि a की वैल्यू, पहली वैल्यू जो होगी, ये जो -12 ऑलरेडी है और जो -6 ऑलरेडी है, इसके साथ क्या क्या करना है आपको, एक तो कॉमा लगा रहे हैं, इसके पहले एक माइनस और लगाओ, बटे जो a² का कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करो, इसके पहले भी एक माइनस और लगाओ और जो कॉफिशिएंट है a² का उससे डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 12/8, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/8, 2 तियां 6, 2 चौके 8। तो a के दो मान निकल के आए और तुम्हारा a क्या है, x/y। तो x/y के आपके दो मान निकल के आ गए, 3/2 और 3/4। तो अगर आप सीधा इस प्रश्न को करोगे ना भैया, तो 3/2 और 3/4 आपको ए ऑप्शन दिख जाएगा और यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं,
दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, कोई चैलेंज है? नहीं। अगर आपको ट्रेडिशनली करना है तो बड़े ही शानदार तरीके से आपको उत्तर मिल गया। लेकिन अगर आप कहोगे हम ऐसे इस प्रश्न को नहीं करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने में देखो पहली तो तुम्हारी किस्मत, क्योंकि ऑप्शन में पहले क्या लिखा है हमको पता नहीं। तो वैल्यू चेक कैसे की जाती है ऐसे केसेस में? तो आपको देखना होता है कि कौन कौन सी वैल्यू कई बार अपीयर हो रही है। आप कहोगे 4:3 क्या है? 2 बार आया। 3:2 क्या है? 2 बार आया। 4 और 3:4 कितनी बार आया? ये भी 2 बार आया। तो अगर वैल्यू आप चेक करने जाओगे तो वो वैल्यूज पहले चेक करो जो ऑप्शन में 2-2 बार लिखी है। ठीक है, तो आप जैसे 3:2 को सबसे पहले चेक कर सकते हो, 2 बार है, यहां भी है, यहां भी, जो 2-2 बार है और उसके सही होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप कहोगे 3:2 की जो वैल्यू है वो हम यहां पर रखेंगे, तो हम x की वैल्यू को 3 और y की वैल्यू को 2 रख सकते हैं। आप कहोगे सर मल्टीप्लायर क्यों नहीं रख रहे हो? इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि देखो यहां भी मल्टीप्लायर का स्क्वायर होगा, यहां भी होगा, क्योंकि 2 का प्रोडक्ट है, दोनों में मल्टीप्लायर स्क्वायर होगा, यहां भी होगा, और बराबर 0 है तो मल्टीप्लायर का स्क्वायर कट ही जाना है। तो अगर ये एक्सप्रेशन x और y के रेशियो को अगर सीधा रख दें तो भी आंसर आ जाएगा। तो रखो जरा 3:2, 3:2 रखोगे तो ये होगा 8 × 9 बनेगा। 3 रखा, 3 स्क्वायर 9 है। x की वैल्यू 3 रख रहा हूं, y की वैल्यू 2 रख रहा हूं, -18 × 3 × 2 प्लस 9 × 4। देखो ये 36 है, ये क्या है 72 है, 36 72 कितना हो गया? 108 हो गया, और ये आपका -108 हो गया। तो यहां पर ये वैल्यू कट गई, 0 आ गया। इसका मतलब 3:2 करेक्ट है। अब 3:2 अगर करेक्ट है तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहां 3:2 है ही नहीं है, यहां 2:3 है जो कि गलत है। 3:2 है तो हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन में 3:2 तो होना ही चाहिए। 3:2 क्या है? होना ही चाहिए 3:2, क्योंकि 3:2 मैच कर गया तो वो तो होना ही चाहिए। अब हमारे 2 ऑप्शन बच रहे हैं ये। अब 2 ऑप्शन में कोई भी एक चेक कर लो आप, 3:4 रख के चेक कर लो, अगर ये सही होगा तो ए करेक्ट है, नहीं होगा तो सी करेक्ट है। तो 3:4 रखते हैं, तो ये 8 है, और 3 रखोगे 3 3 का 9 बनेगा, और 4 है तो हम कहेंगे 18 × 3 × 4 है। फिर आप कहोगे ये 9 है, और यहाँ पर 3:4 है तो 4 × 16 बनेगा, ये 144 हो गया। ये वैल्यू आपकी 72 हो गई, राइट। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 216, और यहाँ 54 × 4 भी आ रहा है, माइनस में 216, ये सब कट गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ए उत्तर करेक्ट है। लेकिन मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट करता हूं, और वो रिपीट ये कर रहा हूं कि ये 2 वैल्यूज रखने में तुम्हें उतना ही समय लगेगा जितना समय में तुम ये आंसर लगा रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, फैक्टराइजेशन अच्छा है, तो इसको रखने में उतना ही टाइम तुमको लगने वाला है जितना तुम वैल्यू में लगा रहे हो। ये वैल्यू इतनी सिंपल नहीं कि रखी और आ गई, आपको लिख के देखना पड़ेगा, और लिख के देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन पिक करने हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप अगर ये कर रहे हो कि हम एक की दोनों वैल्यू रख के सीधा चेक कर लेंगे बिना लॉजिक के, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए ऑप्शन, ये वैल्यू यही ए ऑप्शन में लिखी हो सकता है ये वैल्यू डी ऑप्शन में लिखी होती। फिर तो ये लॉजिक कभी मत देखना कि ए ऑप्शन सही है और ए ही चेक किया और करेक्ट हो गया, नहीं, ये एग्जाम में ऑप्शन डी भी हो सकता है, डी में लिखा हो ये चीज। तो बहुत फुल प्रूफ तरीके से देखना होता है कि भाई हम कौन से ऑप्शन को पिक करेंगे। 12/8 के पहले माइनस क्यों लगाए? देखो इसका सिंपल सा तरीका होता है, अगर आप इसको प्रॉपर्ली फैक्टराइज करने जाओगे, जब आप प्रॉपर्ली फैक्टराइज करने जाओगे इस वैल्यू में, तो आपको बेसिकली जो वैल्यू मिलने वाली है वो 8a - 12 मिलने वाली है। बेसिकली फैक्टराइजेशन ऐसे ही होता है, उसी प्रोसेस को समझ के यहां पर एक माइनस और लगवा दिया जाता है कि वो प्लस हो जाए। जैसे 8a - 12 आपको एक वैल्यू मिलनी ही मिलनी है, और एक वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे दूसरा, तो दूसरा मान आएगा एक तरह से। तो फैक्टराइज करोगे तो यही प्रोसेस जब आप बाद में जीरो करते हो तो एक माइनस लगाते हो, वो यहां पहले ही लगवा दिया गया है विद दैट अंडरस्टैंडिंग। तो उसी इक्वेशन को सॉल्व करके, या तो आप बाकायदा ब्रैकेट बना के फैक्टराइज करके ऐसे लिखो, भैया मैं लिखूंगा कि 8a² - 12a है, और यहां मैं लिखूंगा -6a + 9 = 0 है। फिर आप कहोगे यहां से मैं 4a कॉमन लूंगा तो मेरा हो जाएगा 2a - 3, यहां पर आप कॉमन लोगे -3, तो ये वैल्यू हो गई 2a - 3। तो वैल्यू आपकी क्या हो गई? 4a - 3 और 2a - 3 मिला कि नहीं मिला? बराबर 0, राइट। तो यही अल्टीमेटली आपको क्या दे रहा है? 3/4 3/2। तो यहां पर उस अंडरस्टैंडिंग का यूज किया गया है कि ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाता है जब आप इस फॉर्मेट में जाओगे। तो ये साइन जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, माइनस। आप इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, राइट।
समझ में आया कि नहीं? जैसे दोनों ब्रैकेट को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 8a माइनस 12 बनेगा। तो 8a माइनस 12 एक ही साइड है, अगर इस माइनस 12 को आप उधर ले जाओगे तो एक माइनस और लग जाता है, प्लस हो जाता है। तो उसी अंडरस्टैंडिंग से ये लिखा जाता है कि जो माइनस 12 है जब ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस होता है, इसलिए एक माइनस और लगा दो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, श्रीधराचार्य रूल इसके लिए एडवाइजेबल नहीं है। श्रीधराचार्य रूल तब एडवाइजेबल होता है जब फैक्टराइज ना हो रहा हो, वरना वो कौन लिखेगा माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, वो तो टाइम का बर्बादी हो जाएगा यहां पर। श्रीधराचार्य मेथड उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सुटेबल होता है जो फैक्टराइज ना हो रहे हो। जो फैक्टराइज हो रहा है उसके लिए फैक्टर निकालना आसान होता है। आगे बढ़ो, 11वां सवाल। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है, कुछ पैसा है, उसको हमने एबीसी में विभाजित किया है, डिवाइड किया है। सी को 1/3 मिला है ए और बी का, जितना ए और बी को मिला है। ए को हाफ मिला है जो बी और सी को मिला है। आपको बताना है ए का सी से रेशियो कितना है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है मुझे। सी की वैल्यू दिया हुआ है कि ए प्लस बी के साथ अगर रिश्ता देखें तो 1/3 है। ए की जो वैल्यू है वो बी प्लस सी का, ए की वैल्यू जो बी प्लस सी है मेरी, ए गॉट हाफ ऑफ व्हाट बी प्लस सी टुगेदर गॉट हाफ। आपको बताना है कि ए का शेयर सी के शेयर से क्या रिलेशनशिप रखता है, मुझे ए बटा सी निकालना है। कल मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कि मुझे किस तरह से दोनों को इक्वेट करना है। कैसे करेंगे? आप कहोगे कि एक काम कर लेते हैं छोटा सा, और वो ये है कि इसका टोटल निकालते हैं, 4 यूनिट आएगा, इसका टोटल निकालते हैं 3 यूनिट आएगा। ये टोटल क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है। ये टोटल भी क्या है? 3, ए प्लस बी प्लस सी है। एक 4 पार्ट के बराबर है, एक 3 पार्ट के बराबर है, मल्टीप्लायर अलग अलग है। आप कहोगे इनका मल्टीप्लायर ना सेम बनाते हैं, तो इनका मल्टीप्लायर सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहेंगे यहां 3 से गुणा कर लो और यहां 4 से गुणा कर लो। जब हम यहां 3 से गुणा कर रहे हैं तो इस वैल्यू को मैं इधर लिखूंगा। बेसिकली हम कह रहे हैं कि इसको 3/9 बना दो, और जब हम इसको 4 से गुणा कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं इसको 4/8 बना दो। आप खुद ही देख लो, अब टोटल 12 और 12 हो गया, 12 और 12 होने से मल्टीप्लायर सेम हो गया। तो मल्टीप्लायर अगर सेम हो गया तो अब आप बोलोगे कि ए की वैल्यू 4 के बराबर है। मैं लिख रहा हूं ए की वैल्यू 4 के बराबर है। 4 इंटू एक मल्टीप्लायर है, बट दोनों का मल्टीप्लायर सेम हो गया। अब आप कहोगे कि देखिए ए की वैल्यू 4 के बराबर है और सी की वैल्यू मेरी क्या है? ये 3 ही है, माइनस नहीं है, 3 के बराबर है। तो आपका ए बटा सी कितना आ गया? ए बटा सी तुम्हारा निकल के आ गया 4/3। तो आप आसानी से इस वैल्यू को क्या बोल सकते हो कि ये वैल्यू है हमारी 4/3, है कि नहीं है? यस, 4/3 है। क्या ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? ओके, तो क्या तुम खुश हो कि ये बात तुमको समझ में आ गई? यस, ठीक है। 4/3 सीधा सा सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें कि ना समझ में आया। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि जो रेशियो है पुरुष और स्त्रियों में एक ऑफिस में वो 7:9 है। अगर वर्किंग वुमेन जो है ऑफिस में 189 हैं, तो आपको बताना है जो वर्किंग, जो मेन एंड वुमेन इन द ऑफिस है उनका टोटल क्या है। ठीक है, तो भैया जरा बताइए कि टोटल हमारा क्या होने वाला है। जरा बताओ, क्या इसका ऑप्शन ए है? यस 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 यस। क्यों ए है? क्या आपका आंसर 16 का मल्टीपल होगा? यस, क्यों होगा? क्या ये शॉर्ट बात है या नहीं? मैं आपको कुछ समझाता हूं। मल्टीप्लायर से ही ये सारी बातें क्लियर होंगी। ये 7 है और ये 9 है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक बात देखो तुम, अगर ये वैल्यू 189 है तो आपको पता है ये डिवाइड होके मुझे जो मल्टीप्लायर देगा, मल्टीप्लायर क्या होगा इसका? इसका मल्टीप्लायर एक इंटीजर ही होगा। जब भी मैं कुछ बोलूं तो समझना है आपको कि आपको पता है कि मल्टीपल आप आंख बंद करके लगा देते हो, बट वो तरीका बहुत गलत है, वो तरीका गलत है।
कभी कभी धोखा देगा ये, तो मैं समझाता हूं आपको कि यहां क्यों मैंने 16 का मल्टीपल लगाया, उसका कारण क्या है। वुमेन्स की संख्या जो भी है, जब मैं उसको 9 से डिवाइड करूंगा तो मैं कह रहा हूं एक इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी ये है क्योंकि 9 में अगर आपने किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वैल्यू फ्रैक्शन आएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? 9 में जब इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, 9 में जब इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तभी मुझे ये वैल्यू इंटीजर मिल सकती है, और कोई चारा नहीं है। तो मल्टीप्लायर मेरा क्या होगा? कोई ना कोई एक इंटीजर होगा। तो टोटल हमारा क्या होगा? टोटल हमारा अगर मल्टीप्लायर इंटीजर है तो मेरा आंसर होगा 16 इंटू इंटीजर। 16 इंटू इंटीजर का मतलब क्या है? वो नंबर 16 का मल्टीपल है। वो नंबर क्या है? 16 का मल्टीपल है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि वो नंबर 16 का मल्टीपल है? यस। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंटम? ओके, क्लियर है सभी को? कितने लोगों को क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू गेटिंग दिस? 16 का मल्टीपल है। बट देखो बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इंटीजर ही आएगा। यहां पर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर को आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू यहां डेसिमल आ जाएगी। और ये कोई चांस नहीं है कि ये जो वैल्यू 9 है, ध्यान से देखना, मैं 189 लाने का कोई और तरीका आपके पास नहीं है। 189 लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, और कोई तरीका ही नहीं है। नहीं, 2/3 से अगर आप 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जरा बताओ मुझे। इवन नंबर मिलेगा, ऑड नंबर नहीं मिलेगा। बात आपने बिल्कुल सही बोली है, मैं बता रहा हूं आपको। 9 इंटू, बहुत ध्यान से देखना, 9 इंटू जब आप एक ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये 189 मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये खुद एक ऑड नंबर है, ये खुद ऑड नंबर है। राइट? क्लियर है कि नहीं? यस। कुछ लोग कह रहे हैं 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे 2/3 से नहीं, नहीं, साफ साफ दिख रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है बेटा। पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इस बात पे थोड़ा गौर जरूरी है कि मेरे मल्टीप्लायर का नेचर क्या होगा। ओके, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि जब ये क्वेश्चन वुमेन्स का नहीं होगा, मेंस का नहीं होगा, मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें हम क्वांटिटी की बात करें, तो क्वांटिटी डेसिमल में भी हो सकती है, तो वहां आपका मल्टीप्लायर फेल भी हो सकता है। देखो फिर सब आ गए, इतना इजी हम निकाल लेंगे 5 सेकंड में। तुम लोग सीखना ही नहीं चाहते हो दानिश बाबू। तुम्हें सिखाने के पीछे तुमको लगता है मैं मूर्ख हूं। इनको लग रहा है हम सीधा निकाल लें, क्यों टाइम पास कर रहा हूं हमारा। तुम्हें गड्ढे में गिरने से बचाना चाहता हूं, कुछ सिखाना चाहता हूं, लेकिन तुम सीखना ही नहीं चाहते हो। तो हमको क्या करना है, मत सीखो। ठीक, अब मैं बाद में बताऊंगा ताकि तुमको याद रहे कि मुझे फर्जी में नहीं टोकना है। देखो बेटा, जो तुमको आता है वो मुझे ना आता हो, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो जरा इसके बारे में, थोड़ा सोचना। तो मैं तुम्हारा टाइम पास तो नहीं करूंगा, कुछ तो सिखाना चाह रहा हूँ ना। लेकिन आप कहते हो हम सीधा निकाल लेंगे, क्योंकि तुम सिर्फ इस सवाल पे फोकस कर रहे हो, और मैं कहाँ फोकस कर रहा हूँ, बहुत आगे। ठीक है, तो अब इस बात को मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि तुमको ये बात जिंदगी भर याद रहे कि कुछ सिखाना चाह रहे थे सर, अभी रुक गए। तो ठीक है, 7 16 का मल्टीपल होगा, और 16 का मल्टीपल आप चेक करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वरना 21 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना बेटा, तो मेरा फोकस सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं आपको सिर्फ एक सवाल पढ़ाऊं। मेरा फोकस होता है कि भाई क्या क्या फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं जो मैं आपको सिखा सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ओके, तो ये आपका टोटल हो गया, ये हो गया आपका 336। तो ये तो मैं भी करना जानता हूँ, ऐसा नहीं है। चलो मैं आगे सिखाता हूँ आपको, एबिलिटी आपको आगे दूंगा, अभी नहीं। थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ पहले, है ना, मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाओ, तब बताते हैं तुमको। ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। वो लिस्ट इंटीजर बताओ जो हम 6/11 में जोड़ दें कि जो हमारा रेशियो है वो 9/13 से बड़ा हो जाए। वाह क्या सवाल है, राइट? उनके लिए हम लोगों को क्यों लॉस नहीं होगा, तो मैं बताऊंगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा, थोड़ा भी वो समय आ जाने दो, अभी समय मुझे लग रहा है नहीं। ठीक है, रेशियो में बता दूंगा आपको कहीं ना कहीं आगे चल के, चिंता ना करें। तो अभी देखते हैं क्या सवाल मुझसे पूछ रहा है। मुझसे कह रहा है कि 6/11 है,
इसमें मुझे न्यूमरेटर में भी x जोड़ना है, डिनोमिनेटर में भी x जोड़ना है, इस तरीके से। और वो छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, x की लीस्ट वैल्यू बतानी है, जिससे क्या है कि ये रेशियो मेरा 9/13 से बड़ा हो जाए। क्या हो? 9/13 से बड़ा हो जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। अब मुझे ये चीज निकालनी है, ये बड़े का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, वो इक्वल टू का साइन नहीं है, बराबर नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, तो इसके रेस्पेक्ट करना है हमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? 13 इंटू 6 प्लस एक्स, 13 इंटू 6 प्लस एक्स हो गया। और यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 11 प्लस एक्स। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। आपको हो गया 13 6 78 आएगा, प्लस ये वैल्यू आएगी 13x, यहां पर है 99 प्लस 9x, यहां पर हो गया आपका 4x विच इज मोर देन 21, राइट? ये वैल्यू हो गई आपकी 21। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई? 21/4 से बड़ी, जो कि हो गया 5.25। अब एक चीज देखना, x एक इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्ण अंक। तो 5.525 से, जैसे यहां पर नंबर लाइन है, मान लिया 4 है और यहां 5 है, यहां 6 है, यहां पर आपका कहीं 5.25 है। तो आप बताओ 5.25 से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर क्या है? 6। तो x की वैल्यू आपको 6 लेनी पड़ेगी और आपका आंसर यहां पर हो जाएगा C इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं? C इज द राइट आंसर है। किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? सभी को मामला क्लियर है? ये चीज समझ रहे हो आप कि हमने एक इक्वालिटी बनाई और इस इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, और उससे हमने वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, ठीक है। 5.2 से बड़ा इंटीजर सबसे छोटा 6 होगा, क्योंकि इंटीजर लेना है जो 5.2 से बड़ा हो और सबसे छोटा हो, तो 6, 7 नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए सब लोग। 14वां सवाल देखिए, कह रहा है किन्हीं भी दो नंबर्स। देखो, इस सवाल को करने का एक तरीका और भी है, अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूं, और वो तरीका है ऑप्शन चेक। और ऑप्शन चेक में थोड़ा इंटेलिजेंस दिखाना पड़ेगा आपको। क्या है ऑप्शन चेक का तरीका? देखो, जब हमसे बोला गया है कि हमें लीस्ट वैल्यू खोजनी है, तो आप सारे ऑप्शंस को इस ऑर्डर में अरेंज कर लो कि पहले हम ये चेक करेंगे, लीस्ट खोजना है मुझे। देखो, अगर आपने सबसे पहले 7 चेक कर लिया तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 7 अगर करेक्ट हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि 6 और 5 गलत हैं। ऐसा पहली बार कब हो रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। होने को तो वो बाद में बार बार होगा ही, जब एक बार वो बड़ा मिल गया उसके बाद तो उससे बड़ी हर वैल्यू के लिए बड़ा होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहली बार कब हो रहा है वो ढूंढना है। पहला प्यार, वरना तो बाद में लोगों को बार बार प्यार होते रहते हैं। पहला प्यार, फर्स्ट लव, राइट? तो वो हमें छोटी वैल्यू से शुरू करना पड़ेगा, सबसे कम उम्र में जब आपको प्रेम हुआ। ठीक है, वो खोजना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे कम वैल्यू सबसे पहले रखेंगे 5, क्योंकि 7 सीधे अगर आपने चेक किया और 7 सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि 7 करेक्ट है। मान लिया आपने ऐसे बैठे थे और सोच रहे थे कि ऐसे सोच रहे हो कि जब हम 18 साल के थे तो हमें प्यार हुआ था। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा वो पहला प्यार था। हाँ ठीक है, तुम प्यार में थे 18 साल में, हो सकता है तुमको पहले भी हुआ हो। तो वी हैव टू गो बैक एंड चेक। 3 4 5 6 ऑप्शन होता तो पहले 3 चेक करते, सबसे छोटे से चेक करना पड़ेगा हमको टू फाइंड द फर्स्ट वन। तो 5 जब आप पहले चेक करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी 6 + 5 11। मैं 5 को चेक कर रहा हूं, मैं 5 को चेक कर रहा हूं, तो 6 5 11 हो गया, और 11 और 5 कितना हो गया 16। ये वैल्यू 11/16 हो गई, और यहां पर तुम्हारा क्या है 9/13। अब दो फ्रैक्शंस में कभी पता करना हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप बहुत सीधा काम कर सकते हो कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इधर ऐसे, ये इधर ले आओ, तो ये हो गया 143, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 144। और अगर ये बड़ा है तो यहां भी कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें दिखाना है ये बड़ा हो जाए, ये बड़ा हो जाए। तो 5 गलत है, फिर हम 6 पे जाएंगे। हम कहेंगे 5 गलत हो गया तो अब 6 पे जाते हैं। ये होगा 12/17, यहां है 9/13। देखना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। 13 × 12 156 हो गया, और 17 × 9 कितना हो गया 100।
17 × 9 आपका होता है 153। हो गया। अब आप देखो ये बड़ा हो गया, तो आप 5 पे ये गलत था लेकिन 6 पे ये सही हो गया, इसलिए 6 करेक्ट है, इसलिए ये 6 करेक्ट है। दैट्स वाई 6 इज द राइट आंसर विद द ऑप्शन चेक। अगर 6 गलत होता तो हमें 7 चेक करना पड़ता। तो समझ में आ रहा है आपको? अब आप कहोगे ये कैसे सर चेक कर रहे हो, ये कैसे चेक कर रहे हो, क्रॉस क्यों कर रहे हो? देखो मैंने क्या किया, बेसिकली क्रॉस का मतलब क्या है, दोनों को 16 × 13 से गुणा कर दिया है। अगर आपके पास कोई रेशियो दिया है 5 और 6 और दोनों तरफ आप सेम वैल्यू से गुणा कर दो x और x से, तो आपका रेशियो का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, रेशियो सेम रहता है, बदलता नहीं है। मैं वही कर रहा हूं, दोनों को 16 × 13 से मैं गुणा कर रहा हूं, तो यहां 13 से गुणा हो गया, यहां 16 से गुणा हो गया। उसी को हम क्रॉस फॉर्म में बोल सकते हैं कि इसको इधर गुणा कर लिया, इसको इधर गुणा कर लिया। तो अगर गुणा करने के बाद ये बड़ा आ रहा है तो पहले भी यही बड़ा रहा होगा। समझे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ओके, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं 6 करेक्ट है, क्योंकि 5 से शुरू किया, 5 गलत था, 6 पे पहली बार बड़ा मिल गया तो वो करेक्ट है। ऑल राइट, समझ में आ रहा है सभी को? 6 इसलिए लिया भैया कि 5.25 से बड़ी वैल्यू के लिए ऐसा हो जाएगा कि ये फ्रैक्शन इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें 5.25 आंसर नहीं लगाने का, उसने बोला है मुझे x इंटीजर चाहिए जो सबसे छोटा हो, तो 5.25 से जस्ट बड़ा इंटीजर 6 ही होता है। यानी सबसे छोटा इंटीजर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो 6 है। दोनों तरफ से डिफरेंस लेकर बताओ, क्या डिफरेंस लेकर बताओ, कौन सा डिफरेंस लेकर बताएं? है कैसा डिफरेंस, कैसा डिफरेंस बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो पहले। भावनाओं में मत बहो, क्या 3 वैल्यू कैसे होगा? कौन सा 3 वैल्यू है? 3 वैल्यू में अलग चीज होती है, वो फ्रैक्शन कंपैरिजन है, वो पढ़ाऊंगा मैं तुमको, अभी भटको मत। 3 वैल्यू में कौन बड़ी है कौन छोटी है वो फ्रैक्शन कंपैरिजन है, वो आगे देखेंगे। ये सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है एक्स वाई दो नंबर हैं इस तरीके से कि x प्लस वाई और x माइनस वाई और x इंटू वाई का जो रेशियो है वो 8:1 है, रेशियो 252 है। आपको बताना है 1/x रेशियो 1/y की वैल्यू क्या होगी। तो जरा ध्यान से देखें, आप कहोगे अगर मुझे ये दो वैल्यू दी हो x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, और ये रेशियो मैं इन्हीं दोनों को भी लिख रहा हूं जानबूझ के, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, क्योंकि यहां से मुझे तुमको कुछ सिखाना है और वो चीज़ आप बहुत ध्यान से सीखते जाएं, बहुत ज़रूरी है। और एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो, राइट, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं? कभी एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा कि बताओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। नहीं, ये नाम ही इतना अजीब है, नाम पढ़ के मुझे डर लग रहा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो कोई नाम है ये? हद हो गई है, डो 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 करके कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसका मतलब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि मेरे पास x बटे वाई है और मुझे दिया है, मान लिया ये 1/3 है, क्या है, मान लेते हैं 3/4 है x बटे वाई, या 2/5 मान लो, राइट, चलो 5/2 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, मेरे कहने का मतलब आप a/b मान लो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप इस पे लगाओगे C एंड D, तो देखो ये क्या होता है, ये कहता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को घटा दो इधर, यही काम उधर भी करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को घटा दो। ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इससे क्या होता है, x प्लस वाई बटा जो x माइनस वाई होता है ये आपका कैलकुलेट होके आ जाता है 7/3। अच्छा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने एक बार लगा दिया और आप फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के देखो क्या मिलेगा। एक बार और लगाओगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने फिर से घटा दिया, ठीक है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, फिर से घटा दिया, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ दिया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर से घटा दिया। तो ये वैल्यू देखो क्या मिलेगी आपकी, ये वैल्यू हो गई 2x बटे 2y। आप हो गए अरे ये तो लग रहा है वापस वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल वहीं पहुंच गए। तो 2 बार कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दो जहां से चले थे,
वहीं फिर से वापस पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे एक्सप्रेशंस आपको दिए हों कि मुझे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई दिया हो, ठीक है, और इससे आप खुद देखो कि इससे अगर आपको x बटा वाई लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सम कर लो 10 और इसका डिफरेंस निकाल लो 4, 5/2 आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहां जो 2x 2y आएगा वो कट जाएगा, राइट। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई जब भी कभी तुम्हें दिखे, जब भी कभी तुमको दिखे, तो इससे x बटा वाई निकालना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को राइट साइड में जोड़ो, क्योंकि जब आप इधर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो वापस x बटे वाई मिल जाएगा। तो x बटे वाई अगर निकालना है तो 7 प्लस 3 10, 7 माइनस 3 4 से आ जाएगा। और अगर तुम्हें ये पता है और ये लिखना है तो फिर से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, हो गई वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो इसका इस्तेमाल कहां से करेंगे। इसका इस्तेमाल यहां ऐसे होगा कि ये वैल्यू अगर मुझे दो ही वैल्यू पता है तो क्या यहां से मैं x बटे वाई निकाल सकता हूं, तुरंत निकाल सकता हूं। कैसे, वही करना है कि भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, सी एंड डी लगा दो, तो x बटे वाई हो गया, और ये x बटे वाई हो गया तो ये 8 प्लस 1 बटे 8 माइनस 1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 9 बटे 7 होगी। हो गई कि नहीं। अब एक बात बताओ, तुमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, 1/x रेशियो 1/y, तो क्या ये वैल्यू आपकी y रेशियो x के बराबर है। यस, अगर 1/x रेशियो 1/y है, आप एक्स वाई से गुणा कर दो तो ये y बन जाएगा। मुझसे ये पूछा गया है y बटे x, तो y बटे x क्या हो जाएगा आपका, यहां से 7/9 हो जाएगा, और 7/9 कहां दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए। आप कहोगे सर ये बाद में फिर ये x इंटू वाई क्या दिया हुआ है, क्या है ये, व्हाट इज x इंटू वाई हियर, व्हाट इज दैट बाय द वे, क्या जरूरत है उसकी, टाइम पास करने के लिए दिया है क्या। हाँ, तुम लोग सोचो, मैं जरा लड्डू खाता हूँ, सोचो सोचो सोचो, लड्डू तक खत्म नहीं होगा ना, मेरा मन जो है ना लड्डू लड्डू कर रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है। घर में जैसे ही मिठाई आती है हमारे, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है तब तक मेरा मन जो है ना लगा रहता है, जब डब्बा खत्म मन शांत हो जाता है। ठीक है, देखो मेरा लड्डू नीचे गिर गया, तो क्या लड्डू नीचे गिर गया तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं, मैं इसको ऐसे झाड़ूंगा और खा लूंगा। ठीक है, लड्डू यार कैसे फेंक दें, गिर गया नीचे। तुम लोग फेंक देते हो क्या लड्डू, अगर लड्डू नीचे गिर जाए फेंक दो, नहीं, ऐसे झाड़ो। कभी कभी तो सरफेस को थोड़ा सा ऐसे उजाड़ देते हैं कि ठीक है यहाँ गिरा होगा, तो यहाँ से ऐसे इसको हटा देते हैं, हट गया, खा लो, खा लो, निकालो। इसमें एक्स और वाई क्यों दिया हुआ है यार, वो प्रोडक्ट क्यों दिया हुआ है फर्जी में। इसको मैंने मल्टीप्लायर निकाल के खा लिया, जो गिर गया था ना वहां मल्टीप्लायर था, उसको हटा दिया, खा लिया उसको। पानी पी के आता हूँ, देखो 1 मिनट में आता हूँ। ओके, हेलो, आई एम हियर बैक, हेलो हेलो हेलो। अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब ये जो x इंटू वाई का रेशियो आया, जरा एक बार समझाओ मुझे कि ये x इंटू वाई जो लिखा हुआ है, अगर हम निकालें x इंटू वाई यहां से, तो क्या ये 7 इंटू 9 63 आ रहा है। यस, ये बराबर क्यों नहीं आया इसके यार, ये तो बड़ा बवाल लग रहा है, क्या बात है, ये बराबर क्यों नहीं आया है।
ये गलत है क्या सवाल? मतलब हमने एक्स और वाई निकाला और एक्स और वाई एक्स इंटू वाई करने के बराबर ही नहीं आया। क्या सवाल गलत है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, सवाल गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। आपको यह समझना है कि यहां पर जो रेशियो लिखा है ना, ये x और y का अगर बात करें तो ये 8 इंटू मल्टीप्लायर है, ये 1 इंटू मल्टीप्लायर है, और ये मल्टीप्लायर का स्क्वायर है। तो एक एक मल्टीप्लायर तुम काट भी दोगे तो यहां एक मल्टीप्लायर बचा रह जाएगा। तो ये 63 नहीं है बेटा, ये 63 इंटू एक मल्टीप्लायर भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो 4 के बराबर है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आप x की वैल्यू को मान लेते हैं लेटेस्ट से, भाई मैं जो समझाना चाह रहा हूं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली जब आप बाहर निकालोगे तो ये 8 इंटू के है, ये 1 इंटू के है, ये क्या है, ये के स्क्वायर के साथ आएगा। ऑल राइट, तो यहां से मल्टीप्लायर निकलेगा, ये मल्टीप्लायर के साथ होगा, क्योंकि यहां 2 बार अगर के और के आ गया तो ये के स्क्वायर का टर्म है, तो रेशियो जब लोगे तो एक ही के कटेगा। तो ये वैल्यू जो आपको दी है ना 252 के इक्विवेलेंट, यहां से आपको मल्टीप्लायर के मिलेगा जो कि 4 के बराबर है। तो बेसिकली इस तरह का अगर रेशियो दिया है तो हम यहां से x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ इतना दिया जाता x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 8/1, सिर्फ इतना ही दिया है, तो मैं x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं बता सकता हूं। बट यहां चूंकि x इंटू वाई भी दे दिया मुझे, जब आपने कहा कि मेरा x और y का रेशियो हमने निकाला और ये रेशियो मेरा 7/9 आया कि 9/7 आया, 9/7 आया, तो इसेंशियली हो क्या रहा है, ये 9k और 7k का प्रोडक्ट है। तो मल्टीप्लायर बताओ 4 है कि 2 है? मल्टीप्लायर 4 है या 2 है? ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मल्टीप्लायर क्या है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं फिर से समझाता हूं, आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, ये है x इंटू वाई, एक वैल्यू को मैं लिखूंगा 9k 7k, तो 9 इंटू 7k स्क्वायर बनेगा, और ये वैल्यू आपकी है 252। जब ये 252 के आप इक्विवेलेंट करोगे तो बेसिकली ये 252 के बराबर है, क्योंकि एक जो अगर x का मल्टीप्लायर k है, y का मल्टीप्लायर k है, तो सम करोगे तो k इसके साथ आएगा ही आएगा। तो इसेंशियली ये 252 के बराबर है। तो ये जब काटोगे तो आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है 4। मल्टीप्लायर 4 आने से आपका x कितना हो गया, 9 चौके 36, y कितना हो गया 28। क्या अभी मैंने सही लिखा है या अब भी ये गलत है? क्या k 4 होगा या k स्क्वायर 4 होगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज 4? क्या ये 252 होगा या 252 के स्क्वायर होगा? जल्दी, जो मैंने आपके सामने लिखा है उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में देखो। क्या मल्टीप्लायर 4 होगा या 2 होगा? मल्टीप्लायर 4 ही होगा, 2 नहीं होगा। वो कटेगा भी तो, वो कह रहा है 2 है, नहीं 2 नहीं है, मल्टीप्लायर 4 है तुम्हारा। बेसिकली जो वैल्यूज हैं वो ऐसी हैं, 8 इंटू 4, 1 इंटू 4 जो वहां दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है आपकी ये है 63 इंटू 4। क्या ये वैल्यूज अब मैच कर जाएंगी अगर आप 4 से 4 काटोगे? राइट, यस। बट आप कहोगे यहां तो 63 आ गया, बेसिकली नॉट 63 बट 252 इंटू 4। ओके, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, एक मिनट करेक्ट कर देता हूं। 63 इंटू 4 स्क्वायर, 9 7 63, फिर दोनों का मल्टीप्लायर 4 4 है तो ऐसा बनेगा, तो एक 4 कट जाएगा इसलिए 252। तो इसके साथ जो 4 जुड़ा हुआ है वो मल्टीप्लायर है। तो आप x की वैल्यू 36 है, y की वैल्यू 28 है, यहां पर मल्टीप्लायर 4 है। आशा करता हूं कि लॉजिक तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो घर पे समझना। के स्क्वायर 4 नहीं है, के स्क्वायर 4 नहीं है। जो आपकी वैल्यू है ना 9 इंटू 7 के स्क्वायर, वो 252 के बराबर है।
ठीक है, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया आपके सामने। चलो अगला सवाल देखो। स्पीड बाइक, कार और ट्रेन की 5 से 7 के रेशियो में, तो आपको बताना है समय का अनुपात क्या होगा। यहां पर इनको एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले, कि ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या है, बराबर है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस जब होता है तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अगर सेम है तो आप कहोगे जो मेरा टाइम का रेशियो मुझे निकालना है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो टाइम का जब आप रेशियो निकालोगे T1, T2, T3, तो ये बेसिकली हो जाता है रिवर्स ऑफ स्पीड रेशियो, 1/S1, 1/S2 और 1/S3 हो गया। अब 1/S1, 1/S2, 1/S3 अगर दिया हुआ है तो 1/5 हो गया, यहाँ 1/6 हो गया, यहाँ 1/7 हो गया, क्योंकि हमें स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ था। अब हमें करना क्या है, अगर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कहोगे क्या करना पड़ेगा, 5 छक्के 30 सत्ते 210 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 छक्के 30 210 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 42 आ जाएगा, 6 सत्ते 42, यहाँ आपका 35 आ जाएगा और यहाँ आपका क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो 42, 35, 30 आपका वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, सी। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। कैसे, दो काम कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये स्पीड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यस। तो एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये तीनों क्या होंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है कि नहीं। तो 5 की स्पीड टाइम T1, 6 की स्पीड टाइम T2, 7 की स्पीड टाइम T3। मैंने स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस के हिसाब से तीनों की डिस्टेंसेस को बराबर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है। अब इसका तरीका मैंने कल आपको सिखाया था कि जब T1 लिखोगे, T2 लिखोगे, T3 लिखोगे, तो T1 लिखते समय इसको भूल जाना है, 6 सत्ते 42 हो जाता है। T2 लिखते समय इसको भूल जाना है, 5 सत्ते 35 हो जाता है। और T3 लिखते समय इसको भूल जाते हैं, 5 छक्का 30 हो जाता है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 42, 35 और 30। होगा, खत्म होगा सवाल। आप कहोगे और कोई तरीका है क्या, हाँ बिल्कुल है। चलो आरएसएम कर लेते हैं। क्या करोगे, आप कहोगे हम पहले 2 को पकड़ेंगे बस। जब पहले 2 का 5:6 है स्पीड रेशियो, जब स्पीड रेशियो है तो टाइम रेशियो क्या होता है, सीधे उल्टा हो जाएगा। 2 ही जब होते हैं, और आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है, तो जब 2 ही होते हैं तो इनका रिवर्स हो जाता है सीधे। स्पीड रेशियो टाइम रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर है। देखो किस ऑप्शन में 6:5 आ रहा है तुम्हारा, 6:5 कहां आ रहा है, सिर्फ यहां आ रहा है। इन्हीं दोनों का रेशियो 6:5 बन रहा है। 7 छक 42, 7 पचे 35। सी के अलावा कोई आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया सबसे छोटा तरीका बाय द वे, कि 2 को ही देख लो ना, 2 ही मैच एक ही जगह कर रहा है तो वही सही होगा, और क्या ही हो सकता है। खत्म हो गया, खत्म। आरएसएम खत्म सवाल। 16वां 17वां 16वां सवाल देखो। एबीसी कह रहा है प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन जानते हो ना, कल पढ़ाया था, ओके। आपको बताना है कि A² + B² अपॉन C² + D² की वैल्यू क्या होगी। बट यार उत्तर बड़ा अजीब तरीके से दिया हुआ है, अजीब है उत्तर दिया हुआ है। क्या ही कर सकते हैं, निकालना पड़ेगा यार। देखो क्या दिया हुआ है आपको, A/B बराबर क्या दिया हुआ है, C/D। ये प्रपोर्शन का मतलब हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या आप बोल सकते हो कि A² अपॉन B, क्योंकि वहां स्क्वायर स्क्वायर कुछ दिख रहा है तो कुछ करने को है नहीं, तो करते हैं ये काम। A² अपॉन B² बराबर C² अपॉन D²। आपने कहा यस, ये भी ठीक। अच्छा अच्छा आइडिया है, लिख दिया इतना कम से कम। अब हम करेंगे क्या, देखो कि हम कहेंगे कि यार ये वैल्यू को ना हम मानते हैं, मान लिया K, तो ये वैल्यू हमारी K² हो जाएगी। हो गई, उसको K मान लो तो K² हो गया। अब जो निकालना है जरा उसको ध्यान से देखो, ये A² है, A² की वैल्यू क्या होगी, B² K² होगी। ये वैल्यू होगी B² K² प्लस B² बटे देखो क्या बटे आपकी वैल्यू हो गई, यहां C² की वैल्यू हो गई D² K², तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी D² K² प्लस प्लस क्या होगा आपका, प्लस आपका हो गया यहां पर D²। अब आप जैसे ऊपर B² कॉमन लोगे ना, यहां K² + 1 आ जाएगा, और यहां जैसे D² कॉमन लोगे आप कहोगे यहां भी K² + 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई, कट गई।
तो कटने के बाद मुझे मिला बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, बट ये तो कहीं ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा यार। तो आप कहोगे कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, तो मैं बदलाव दिखाता हूं क्या करते हैं। बी अपॉन डी और बी अपॉन डी दो टुकड़े बना लेते हैं इसके। इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ इधर पहुंच सकने की उम्मीद दिख रही है। ये तो दोनों प्लस प्लस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहां जाओ और आप एक चीज देखो कि जो बी अपॉन डी है वो किसके बराबर है। इन दोनों को पकड़ो, तो ए अपॉन सी के बराबर है तुम्हारा बी अपॉन डी, है कि नहीं है। तो एक बी अपॉन डी को ए अपॉन सी से रिप्लेस कर दो, तो ए अपॉन सी इंटू बी अपॉन डी क्या हो गया तुम्हारा, ए बी बटा सी डी। आंसर क्या है, डी ऑप्शन। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यस। क्या बात आपको समझ में आ रही है, बोलो हाँ। कितने लोगों को समझ में आ गई? कितने लोग कह रहे हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे? लगाओ जरा इसको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर निचवा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, उसका क्या करोगे? तो वो कहां ले जाओगे, किसको दोगे? नहीं दे सकते हो ना, कहां जाएगा वो? हाँ जी, राइट। डिग्री से हम इस क्वेश्चन को बेटा लगा सकते हैं, बट डिग्री में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा रिस्क का मतलब क्या होता है, कई बार डिग्रियां कट जाती है, तो रिस्की प्रोपोजिशन है थोड़ा, आंख बंद करके नहीं लगाने का। समझ में आया कि नहीं? यस, क्लियर है कि नहीं? बताओ और तरीका क्या लगा सकते हैं इसमें। मैं एक तरीका बता सकता हूं जिससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, ज्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, और वो देखना ध्यान से। अगर आप यहां ये चीज नोटिस करते हो कि भाई मुझे ए स्क्वायर प्लस ये वैल्यू ऐसे दिख रही है, मैंने ए स्क्वायर यहां दिख रहा है, सी स्क्वायर यहां दिख रहा है, बी स्क्वायर यहां दिख रहा है, डी स्क्वायर यहां दिख रहा है, तो मैं एक छोटा तरीका तुमको बताता हूं। छोटा तरीका देखो ये हो सकता है कि जो यहां से आप ये रिजल्ट सीधा देख लो, और जैसे रिजल्ट देखोगे यहां आओ, अगर a बटा सी बी बटा डी के बराबर है, तो ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर के बराबर होगा। अब तुमने न्यूमरेटर में बी स्क्वायर जोड़ दिया, सी स्क्वायर में डी स्क्वायर जोड़ दिया, और बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का जो रेशियो है वो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के ही बराबर है, तो ये रेशियो नहीं बदलेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये वैल्यू ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के ही बराबर होगी। और जब ये वैल्यू ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के ही बराबर होगी, जब ऐसा होगा कि वैल्यू ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के ही बराबर होगी, तो आपको यह भी पता है कि एक ए बटा सी को ए बटा सी रखने देते हैं, और एक ए बटा सी को हम बी अपॉन डी रख सकते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन सी डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, राइट। क्लियर और नॉट? ओके, क्या समझ में नहीं आया बालक? देखो बेटा, कई बार क्या होता है ना, सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शंस जो है मेकअप के साथ होता है। जैसे ये ऑप्शन, यहां सीधा ऑप्शन नहीं दिखेगा तुमको। सीधा ऑप्शन यहां पर क्या था, ये बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब नहीं दिया तो हम क्या करें, फिर हमें देखना पड़ता है कौन सा वाला ऑप्शन उसी रूप में है, तो थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है हमको, हमें खोजना पड़ता है कि कौन सा मेकअप वाला सवाल है। ठीक है, समझे कि नहीं बालक? समझे कि नहीं? यस, बोलो हाँ यार समझ में आ गया, ताकि थोड़ी आगे बढ़े। हाँ जी, क्लियर। रेशियो कैसे नहीं बदलता, ये कल पढ़ाया था मैंने आपको। एक गिवन रेशियो है, उस गिवन रेशियो में उसी रेशियो में चीजें ऐड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, नहीं बदलेगा रेशियो। ये कह रहा आपसे मिलना है, क्यों क्यों मिलना है? पढ़ाई करो यार, क्या करोगे मुझसे मिलके, निराश हो जाओगे। मैं तो जमीन पे गिरा हुआ लड्डू खा लेता हूं, तो क्या सीखोगे मुझसे तुम? तुम्हारी तरह एक आम आदमी हूं, समझे कि नहीं? टूटे हुए कप में चाय पी लेता हूं, एक कपड़े को तब तक पहनता हूं जब तक वो कपड़ा फट ना जाए। तो ऐसा कुछ नया नहीं है मुझ में जो तुमसे अलग हो, कुछ नहीं है अलग, सब एक ही है, तुम्हारी जैसा ही। ठीक है, लाइक यू, ऑल राइट। समझ में आया सवाल कि नहीं यार? हाँ जी, वैल्यू रख के बताऊं? तो वैल्यू रख के क्या बताऊं तुमको, वैल्यू रख के
रख लो वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा करके, बट 1 2 3 4 मत रखना, रख लो खैर तुम्हारा जो मर्जी है, 1/2 इसको रख लो और इसको 2/4 रख लो, फंस जाओगे अगर ये वैल्यू रख दिया तो, क्योंकि आंसर तुम्हारा आएगा 1/2। अब देखो जैसे जैसे ये वैल्यू तुमने रखा, देखो क्या होगा तुम्हारे साथ, AB 2 बनेगा, CD क्या बनेगा तुम्हारा 8 बनेगा, तो 1/4 है, बच जाएगी तुम्हारी वैल्यू, काम कर जाएगा तुम्हारा। तो इसको 1 2 2 4 लिख लो, चलेगा। आपको कि सबको 1 1 रख दें क्या, ये भी कर सकते हो आप, सबको 1 1 रख दो। आप कहोगे मैं सारी वैल्यू को ना 1 1 1 1 रखूंगा, चलेगा? यस, बराबर परफेक्ट चलेगा। सबको मैंने क्या किया, चारों को 1 कर दिया। अब चारों को जब 1 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, ये 1 ही आएगा। अब चारों को तुमने 1 किया तो ये 1 नहीं है, चारों को 1 किया तुमने तो ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये वैल्यू भी 1 है, ये वैल्यू भी 1 है, फंस गए। तो वैल्यू ऐसी मत रखो कि दो ऑप्शन सेम हो जाए, तो ये नहीं चलेगा। लग रहा था चलेगा, चला नहीं। फिर आपको वैल्यू रखनी है 1 2 2 4, ओके 1 2 2 4। तो आपने कहा यहाँ वैल्यू 2 है, 1 2 2 4, राइट। अब ये रख के ट्राई करो, बट ये सवाल सीधा है, मुझे नहीं लगता इसमें वैल्यू वैल्यू रख के ज्यादा पीछे पड़ना है। हाँ जी, क्योंकि 1 1 फेल हो गया, फिर आप वैल्यू सोचोगे कि क्या डालें, वो कंफ्यूज हो जाओगे यार, मत करो ऐसा, है ना। आई थिंक सॉल्व लाइक दिस, ओरिजिनली इसको ऐसे कर लो, वैल्यू वैल्यू रख के काहे टाइम बर्बाद करोगे अपना, हो जाएगा ऐसे। वैसे रखोगे तो ये वैल्यू ट्राई कर लो आप एक बार, 1 2 2 4 रखते हैं और देखते हैं। 1 2 2 4 रखोगे तो आपको ये मिलेगा 1 + 4 बटे 1 2 2 4 4 + 16, है ना। तो ये 5/20 हो गया, 1/4 आपका वैल्यू आ गया। अब आ जाएगा आंसर आपका। 1 2 2 4 आपने रखा है, ये 1/2 गलत हुआ, यहाँ पर आपका 2 1 3 आएगा, 3/6 आएगा, गलत हो गया, 1/3 आ रहा है। ये 1 - 2 गलत हो गया, ये भी नहीं सही है। यहाँ देखो 2/8 1/4 आ गया, तो ये सही है। तो वैल्यू आप रखना है तो ये वैल्यू रख सकते हो आप, 1 2 2 4 आ जाएगा इससे, ओके। अनिकेत कह रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा किसी और को रोक रहे हो तो ठीक है। ये देखो जरा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 2/7 है। 2x और 7x आपने जोड़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बताओ नया रेशियो क्या होगा, तुम लोग बताओ इसको क्या होगा रेशियो, बेटा सॉल्व करो इसको, उत्तर बताओ चलो। आपने आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करी? मैं अच्छा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता था, क्योंकि मेरे साथ कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है पता तुमको? सरकारी जो सेटअप होता है ना बेटा, जब आप रोल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी पे होते हो ना, तो वहां बड़े सारे दबाव होते हैं, प्रेशर होते हैं, ठीक है। और वो मैंने एक अपनी जो कंपनी थी जिसमें मैं काम कर रहा था, वहां मैंने देख लिया, जिम्मेदारी वाला काम था मेरे ऊपर, बट वहां बहुत सारा प्रेशर था, अपनी मर्जी का काम हो नहीं रहा था, ठीक है। तो इस समझ में आ गया कि सरकारी सेटअप बड़ा मतलब एडजस्टमेंट वाला सेटअप है, आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, ऊपर नीचे, ऊपर के अधिकारी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस नेचर का हूं नहीं, समझे कि नहीं। तो मुझे पता था कि मैं अगर जाऊंगा भी तो मैं छोड़ ही दूंगा उसको। तो तो आई अंडरस्टूड दिस कि आई एम नॉट फिट फॉर दैट, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे पुरानी जगह पर भी, जो मैं समझ गया कि मैं इस सेटअप में काम नहीं कर पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उसको मैनेज करके बहुत अच्छे से कर लेते हैं काम। नहीं, मैं इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीएसएनएल में था उसकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और फिर जिले के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। बट वो मैनेजमेंट आना चाहिए फिर आपको, कि आप ऊपर वालों की बात भी सुन सको, वो गलत बात बोले तो भी सुन सको, और फिर कहो कि हाँ ठीक है, हम समाज के लिए कुछ कर तो रहे हैं कम से कम। क्योंकि जहां आप उनसे भिड़ जाओगे वहां आपको वो कुछ देंगे नहीं काम। आईएएस वाईएएस में अगर आप सिस्टम से भिड़ जाओ तो वो आपको ऐसी जगह बिठा देंगे जहां तुम किसी लायक नहीं हो, ऑफिस अटैच कर देंगे, घूमो, गाड़ी वाड़ी भी चली जाती है, कोई पावर हाथ में नहीं, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में, ठीक है।
सो दैट इज अ प्रॉब्लम। मतलब इधर यू मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद सिस्टम प्रॉपरली, तो चार बातें सुनो और फिर अच्छा करो। ठीक है कि हाँ भाई, हम हमारे हाथ में पावर तो है, कम से कम किसी का कल्याण कर रहे हैं। बट वो नेचर मेरा था नहीं, तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, एक ट्राई करने की बात नहीं थी बेटा। मैंने एक मेंस का एग्ज़ाम दिया है और उसमें कोई तैयारी मेरी थी नहीं। इवन जो ऑप्शनल था वो भी नहीं पढ़ा था मैंने, पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। वो मेंस दिया मैंने और नंबर भी बहुत अच्छे आए। मतलब मेरे आई थिंक 32 नंबर कम थे इंटरव्यू कॉल से। और मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, एक दिन भी नहीं पढ़ा था मैंने। उसके पेपर वन में मेरे नंबर थे 32 आउट ऑफ 250। कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी लिख के आ गया था। 32 नंबर आए थे और उसमें 32 नंबर आने के बावजूद भी मेरी इंटरव्यू कॉल से सिर्फ 32 नंबर कम थे, क्योंकि पेपर टू में अच्छे मार्क्स थे, इंटरनेशनल रिलेशन था और बाकी में भी डिसेंट नंबर आए थे, इन एसए में भी अच्छे नंबर आए थे। तो सबने बोला कि एक बार और एग्जाम दो, इस बार पढ़ के दो। तो मैंने बहुत सोचा उस टाइम पे, बिकॉज उस समय मैं अपना एप्ट्रिक्स नाम से काम शुरू कर चुका था जब मार्क्स से आए थे। बहुत सोचा मैंने, मुझे भी लगा कि हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि जब बिना ऑप्शनल पढ़े, बिना चीज़ों को पढ़े ठीक से, अगर हम मेन से इतना अच्छा करके आए तो हम निकाल सकते हैं, समझ में आ गया हमको। लेकिन फिर आई न्यू कि मुझे नहीं करना है। तो काफ़ी मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, घर वालों ने बहुत दबाव बनाया। पापा तो बहुत दिनों तक नाराज रहे। एक हमारे दूर के जानने वाले भैया लगते हैं, वो सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे, उनका भी फ़ोन आया मेरे पास। उसके बाद उन्होंने मुझे आज तक मुझसे बात नहीं करी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, ठीक है, और वो गुस्सा हो गया। उसके बाद आज तक बात नहीं हुई मेरी उसके बाद। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम कितना भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कर लो, एक आईएएस होता है। तो मैंने कहा, अगर मैं अपने काम में खुश हूं तो क्या मुझे इसको बदलने की जरूरत है? क्या ये आप डिसाइड करोगे कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, या मैं डिसाइड करूंगा मेरे लिए क्या बेस्ट है? उन्होंने फोन काट दिया और आज तक मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। ठीक है। तो और मैंने नहीं दिया एग्जाम वगैरह बाद में। मैं कहा एंड आई एम हैप्पी दैट आई टुक द स्टैंड एंड डिसीजन। ठीक है। सो एनीवे, सवाल का उत्तर बताओ तो, राइट, व्हाट इज आंसर? 2/7। क्योंकि देखो बेटा, 2/7 में आप क्या कर रहे हो, 2x और 7x आप ऐड करो, वो भी 2/7 के रेशियो में, तो 2/7 ही रहेगा। आप चाहो तो यहां 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1+x। यहां 7 कॉमन ले लो, ये होगा 1+x, 2/7। ओके। सो अभी पापा बोल देते हैं मौके मौके पे, ठीक है, सुना देते हैं दो चार बातें। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। ठीक है। सो आई थिंक आई एम नॉट सेइंग दैट आईएएस बहुत अच्छी चीज़ है। आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। और मेरे कई सारे दोस्त भी हैं जो आईएएस हैं। मेरे कॉलेज के जूनियर्स हैं जो आईएएस हैं। 4th रैंक आई थी एक हमारे जूनियर थे कॉलेज के, मेरे बैचमेट। दो दो यूपी, एक यूपी में, दो यूपी में आईएएस हैं। जो मेरा जूनियर है वो भी यूपी में आईएएस है। एक जूनियर है जो बिहार में आईएएस है। एक मेरा बैचमेट है जो बिहार में आईएएस और प्रॉपर आईएएस है। आईपीएस लोग हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। तो सबका अपना वो होता है, क्या कहते हैं उसको, एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ लिविंग, राइट। कि सबका अपना एक मेथड है लाइफ जीने का, सबका अपना एक तरीका। कोई चीज़ सही या गलत नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ सही या गलत नहीं है। मेरा डिफरेंट एटीट्यूड है लाइफ में, मेरा डिफरेंट तरीका है। तो मैं आईएएस की बुराई नहीं करता हूं, बट आई एम नॉट फिट टू बिकम एन आईएएस। मैं वो नहीं हूं, मैं, मेरा नेचर डिफरेंट है। ठीक है। तो
पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो है कोई चीज़ सही है कोई चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए जो है डायरेक्टली वेरी करता है बी से और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए 15 है तो बी 9 है, सी 3 है। अब जरा प्रोपोर्शनैलिटी को समझते हैं बेटा कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी। ऑलराइट, आपके दोस्तों का नाम बता दूं, फिर तुम जाके उनको बोलोगे कि हाँ नहीं 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 नहीं, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, भटका दिया तुम लोगों ने मुझे। प्रोपोर्शनैलिटी, ओके, व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी। प्रपोर्शन समानुपात होता है, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है। तो इस समानुपात क्या होता है, कैसे चीजें करती हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे तो हम कहते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी। इसका क्या मतलब है, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ए है और ए अगर बी के प्रोपोर्शनल है तो इस साइन को ऐसे लिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएशन, राइट। तो टर्म ऐसे होता है कि ए बी के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, मतलब ए बी के साथ डायरेक्टली चेंज करता है। 17 नहीं हुआ, कहां 17 गया यार, उसी के पहले उसी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना शायद मैं तुमको। हाँ 16 हो गया ना, 17 का कॉन्सेप्ट 17 हो तो गया, 2/7, ओके, हो गया 16 17। अब 18 के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि वेरिएशन क्या होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी बोल सकते हैं, इसको वेरिएशन बोल सकते हैं। तो हम कहते हैं ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, मतलब बी को अगर आप 10 गुना करोगे तो ए बी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी 5 गुना हो जाएगा तो ए बी 5 गुना हो जाएगा। सी 10 गुना होगा तो बी 10 गुना होगा तो ए बी 10 गुना हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हैं ए डायरेक्टली वेरीज विद बी, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं बेसिकली कि अगर ए बी के साथ डायरेक्टली वेरी करता है तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है कि भाई अगर ए के इंटू बी भी होगा तो के तो एक कांस्टेंट होगा, एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। तो ये एक नंबर की तरह होगा, 5 6 7 8 10/3 कुछ भी फिक्स है। अब बी को 10 गुना करोगे तो ए 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो ये मिलता है। तो देखो जब कभी ऐसा रिलेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये पार्ट न्यूमरेटर में है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसकी हिंदी होती है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, ये इसकी हिंदी होती है। ए बी के अनुक्रमानुपाती, मतलब उसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझना है और इसको ऐसे हम व्यक्त कर सकते हैं। अब एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, इसको हिंदी में ऐसा लिखते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर मैं लिखूं ए इसके प्रोपोर्शनल है, जब ये 1/b हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये साइन वही है, बस ये 1/ हो गया तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गई। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां पर क्या होता है कि ए जब बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। यहां भी अगर आप ए को जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा और यहां पर एक क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं, राइट। कैसे यूज करोगे, आप ऐसे कहोगे कि ए अगर बी के प्रोपोर्शनल है तो आप ये कहोगे ए बराबर के टाइम्स बी है। अब हम आपको ये बोल सकते हैं कि मान लिया जब एक वैल्यू a1 है तो b1 यहां पर है, जब ये a1 है तो ये b1 है। ये वैल्यू जब आपकी a2 है तो ये वैल्यू b2 है। ये कांस्टेंट फिक्स रहेगा, ये वेरी नहीं कर सकता है, एक ही रिलेशनशिप है ना। तो जब a की वैल्यू a1 है उस समय b b1 है, जब a की वैल्यू a2 है तो उस समय b क्या है, b2 है। तो हम डायरेक्टली इस रिलेशनशिप को ऐसे समझ सकते हैं कि a1 अपॉन a2 हमारा
B1 अपॉन B2 के बराबर होगा। अगर आप डिवाइड करोगे तो K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको अब बस यही समझना है कि जब भी कभी A B के प्रोपोर्शनल है तो A का एक मान A1 है और एक मान A2 है, तो उसका रेशियो B का A1 पे मान B1 होगा और B का A2 पे मान B2 होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इज इट क्लियर और नॉट? या तो देखिए यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 18, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी से। ए 15 है जब बी 9 है और सी 3 है। तो अब आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए जब बी 12 है और सी हमारा 2 है। क्लियर? तो जरा इसको निकालते हैं और देखते हैं। तो यहां कह रहा है ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है। तो आपको ये पता लग गया, हम ऐसा लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 जो मेरा होगा ये B1 अपॉन B2 के बराबर होगा। तो अब देखो क्या कह रहा है, A जब 15 है यानी ये वाला सिचुएशन है, तो उस समय B हमारा क्या है? 9 है। और नहीं, C भी है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते आप। C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये B साथ में आ जाएगा। A B से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कुल मिला के ऐसी कहानी हो जाएगी। तो अगर हम अब A1 अपॉन A2 लिखेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है आपको। A1 में मिलेगा B1 अपॉन C1 और जब आप A2 लिखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी B2 अपॉन C2। इज इट राइट और रॉन्ग? ऐसा मिलेगा? नहीं, ये हो जाएगा C2 अपॉन, बेसिकली मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो B1 और B2 आएगा, और चूंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब रेशियो लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, C2 अपॉन C1। ये आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब इनवर्स रिलेशनशिप थी तो यहां मैंने ये लिखा नहीं आपके सामने। अगर आप यहां A1 अपॉन A2 लिखोगे तो ये K अपॉन B1 आएगा, K अपॉन B2 आएगा। जब रेशियो लोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? B2 अपॉन B1। तो इनवर्स रिलेशनशिप में रेशियो उधर उल्टा हो जाता है। तो अगर हम इधर आएंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ऐसा। अब सारी वैल्यूज को रखते हैं। A1 की वैल्यू कह रहा है जब 15 है तो B1 हमारा क्या है? 9 है और उस समय C हमारा 3 है, C का मतलब C1। फिर आप कह रहे हो कि क्या वैल्यू होगी A की क्या वैल्यू होगी जब हमारा B 12 है यानी B2 12 है और जब हमारा C2 है यानी C2 हमारा 2 है। तो जरा A2 की वैल्यू को ध्यान से देखिए, यह है 12/9 इंटू 15 इंटू क्या है आपका 3/2। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 हो गया, यहां से डिवाइड करेंगे 3 चौके 12 है, यहां से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 है, 15 दूना 30। A2 की वैल्यू क्या आ गई? 30। एक तरीका ये हुआ इसको करने का। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पे। तो दूसरा तरीका बहुत ध्यान से देखना। दूसरा तरीका ये होगा कि आप सीधे बोलोगे कि A की वैल्यू KB अपॉन C है, क्योंकि B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। KBC नहीं, KB अपॉन C, K इंटू B अपॉन C। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम रखेंगे कि A जब 15 है दिया हुआ है उस समय B हमारा क्या है? 9 है और उस समय C हमारा क्या है? 3 है। हम यहां से K की वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा। 3 त्रिका 9, K की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। जब K 5 आ गया तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया? 5 इंटू B अपॉन C। तो आपको क्या करना है, अब दूसरे केस में B रखना है जो कि 12 है और दूसरे केस में C रखना है जो कि 2 है। 2 छक्के 12 हो गया। तो आप खुद देखो A की वैल्यू क्या है? 30 है। तो आप कहोगे ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है, लेस कॉम्प्लेक्स लग रहा है। K निकाल के रख दिया और वैल्यू आ गई 6×5 30। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि कांस्टेंट निकाल लो और फिर वहां दूसरे में रख दो और वैल्यू निकाल लो, या कांस्टेंट के थ्रू अगर रूट से नहीं जाना है तो हम सीधे डिवाइड करके रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं और वैल्यू को लगा सकते हैं। 19वां सवाल देखिए, ये सवाल पढ़ो। आज के लिए बस करें? नहीं, मैं तो ट्रक सोच रहा था आज कि ट्रक से जाऊंगा मैं। आप बस से जाने की बात करो। सवाल करिए प्लीज। पुष्कर ने डिसाइड किया है कि 200 एकड़ लैंड जो है वो अपने 3 बच्चों में बांटेगा, विजय, श्याम और अंकुश। किस रेशियो में? 1/3, 1/4 एंड 1/5। लेकिन विजय ने कहा कि हम नहीं लेंगे। वारे विजय कह रहा हम नहीं लेंगे घर, मतलब प्रॉपर्टी। 2 भाई तो बहुत खुश हो गए होंगे। नाउ हाउ शुड पुष्कर डिवाइड द लैंड बिटवीन श्याम एंड अंकुश? विजय ने बोला हम नहीं लेंगे, तो पुष्कर और श्याम क्या करेंगे? इसको आपस में बांट लेंगे यार। तो आपस में अगर ये बांटेंगे तो आप बताओ जरा कि क्या हमारा उत्तर होने वाला है। देखो यार जरा
कौन सा उत्तर सही है? सॉल्व करो जरा इसको, फटाफट फटाफट प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर दो और धमाक 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 करके सॉल्व कर दो। जल्दी से लगाओ और बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है आपकी। कितना कितना मिलेगा इनको? क्या आंसर है? सॉल्व करिए इसको। ओके, अब पीटर पार्कर ट्रक ही लेके आ गया। करिए इसको सॉल्व प्लीज, आंसर बताइए। कितने लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन आएगा? देखो इस सवाल में बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है। विजय श्याम अंकुश तीन लोग हैं, विजय श्याम अंकुश। ये क्या है? 1/3, ये है 1/4 और ये है 1/5। ओके, विजय ने कहा हम नहीं लेंगे, मतलब मूर्ख बालक, मतलब तो इन दोनों का रेशियो आपस में क्या है? 5:4। तो क्या 5:4 में ही लैंड का बंटवारा हो जाएगा? यस भैया, ले ही नहीं रहे तुम, भगाओ। गए वो, जब वो गए तो ये दोनों बचे, तो इनको 5:4 में बांटना है। आपको अगर टोटल कितना है? 200 यूनिट, और 200 यूनिट है तो एक को मिलेगा 5/9 इंटू 200 और एक को मिलेगा 4/9 इंटू 200। तो एक हो गया 1000/9, एक हो गया 800/9। आंसर क्या हो गया? ए। अब कई लोग जमीन का बंटवारा है, काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो पहले विजय का हिस्सा निकालते हैं और निकालने के बाद फिर वापस जो है पुष्कर और अंकुश को बांट, पुष्कर नहीं, विजय का हिस्सा निकालेंगे और फिर जो है वो जाके जो है अंकुश और श्याम में बांटेंगे। ये क्या मूर्खता है? आपको सोचना है विजय भाई साहब समझ लो है ही नहीं है, नहीं ले रहे हैं तो गए वो, बाकी दोनों बंटवारा हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ है ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन से जाना ही नहीं है आपको, आप सीधा लगा दो, इतना आसान सवाल है, ऑप्शन से क्यों जाना? रेशियो जो है ए और बी का 5-6 है लास्ट ईयर। इस साल प्राइस ए का बढ़ गया 20%, बी का 50,000 से बढ़ गया है। और प्राइसेस क्या हैं आपकी? वो 9:10 में हो जाएंगी। तो आपको बताना है कि जो लास्ट ईयर प्राइस है वो कितना था। 5:6 है। इसको तुम्हें कितने से बढ़ाना है? 20% से। इस 5 को अगर 20% से तुम बढ़ाओगे तो ये 6 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस 5 और 6 का मल्टीप्लायर सेम ही है, क्योंकि इसी को तुमने 20% से बढ़ा के 6 लिख दिया, तो इसके साथ एक मल्टीप्लायर है, वो वही है जो ये था, इसी को 20% बढ़ा दिया, तो अभी इसमें मल्टीप्लायर है। आप कहोगे लेकिन हमें तो ये 9:10 दिया हुआ है, तो आप कहोगे ये 9:10 दिया भैया, तो इन दोनों को सेम बना लेते हैं, बनाने में भलाई है। तो आप कहोगे इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, और 2 से गुणा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 3 से गुणा होगा तो ये भी 3 से गुणा होगा और ये भी 3 से गुणा होगा, क्योंकि जहां इसको तुमने 3 से गुणा किया तो आपको पता है ये यहां से डिराइव हुआ है, तो यहां से डिराइव हुआ है तो ये 20% बढ़ के आया है। तो इन दोनों का रेशियो 5:6 मेंटेन करना है। ये 3 से गुणा होगा तो ये भी 3 से गुणा होगा, तो कुल मिला के ये कहानी होगी तुम्हारी। अब आप कहोगे ये वैल्यू कितनी है? 20 तुम्हारी, ये कितनी है? 18, तो 2 यूनिट की बढ़ोतरी है। पर आप क्वेश्चन में कह रहे हो कि 2 यूनिट की बढ़ोतरी जो है वो बी में 50,000 के इक्विवेलेंट है, तो इसको लिखो आप 50,000। 2 यूनिट तुम्हारा 50,000 है और मुझे ए का प्राइस लास्ट ईयर निकालना है, तो आप कहोगे मुझे 15 यूनिट निकालनी है। ये 15 यूनिट है, 2 यूनिट 50,000 है, तो 1 यूनिट कितना है? 25,000 है। ये तुम्हें निकालना है। 15 इंटू 25 होता है 375, तो 375,000 आ गया आपका। सी ऑप्शन, 375,000। खत्म हो गया सवाल। आज का कहानी यहीं खत्म करते हैं। 20/2 होता है 10। अब करो बस, ये क्या चल रहा है? ठीक, अच्छा लगा मुझे, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो तुम, लेकिन तुमने कहा 20/2 होता है 10, अब करो बस। हम्म ठीक है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, और जो है तुम्हें छोड़ते हैं, जाओ। हम्म
ओके। नहीं 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 नहीं, पिछले सवाल में किसने कहा सिर्फ ए में टोटल हो रहा है? सिर्फ ए में टोटल बन रहा है क्या? ऐसा है क्या? फिर तो सही है। 200 अगर ए में बन रहा है तो वो भी देख सकते हो आप, सही बात है कि हमारा 200 में ही ए में ही बन रहा है, बस तो वही लगा दो, वो भी चलेगा। ठीक है, बट चारों ऑप्शन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना, चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। बुक की इंफॉर्मेशन ये है यार कि शायद अगले 10 दिनों में किताब आ जाएगी। 10,000 क्वेश्चन वाली बुक रेडी है ऑलमोस्ट, 10 दिनों में आ जाएगी। ठीक है, मोटिवेशन दे दो। मोटिवेशन कहाँ है? लड्डू है मेरे पास, लड्डू ले लो आके। मोटिवेशन तो अभी कुछ है नहीं मेरे अंदर ऐसा। मोटिवेशन तो तुम्हारे दोस्त पूछते हैं कि अर्जुना बैच में क्या चल रहा है? नहीं। ठीक, नहीं पूछते हैं, बताते ही नहीं होगे तुम लोग। ये कंपटीशन जो है नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक। हम्म। नहीं, मैं कोई शायरी नहीं सोच रहा हूँ, शायरी मेरे दिमाग में नहीं आती है, शायरी नहीं आती है। पोएट्री वोएट्री लिख लेता हूँ, कभी लाइन्स अच्छी लिख लेता हूँ, शायरी टाइप का नहीं लिख पाता हूँ, वो कभी कोशिश नहीं करी मैंने। जो लोग लिखते हैं ना इश्क वाली शायरी, वो मैंने नहीं लिखा कभी ऐसा। हम्म। 6 के रेशियो को मल्टीप्लाई इसलिए किया यार कि देखो, जो तुम्हारा 9:10 दिया हुआ है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये ए की बड़ी वैल्यू को डिनोट कर रहा है 9। बट तुमने कहा कि नहीं बड़ी वैल्यू 6 है मेरी, तो ये 6 और 9 एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इनको बराबर कर लिया कि इनके मल्टीप्लायर सेम हो जाए। अगर मल्टीप्लायर सेम नहीं होंगे तो कंपैरिजन कैसे करूंगा मैं? ओके, कंपैरिजन कैसे करूंगा? समझे कि नहीं? ओके। कुछ क्वेश्चंस नहीं समझा सर? बेटा रिवाइज करो घर पे जाके एक बार और, तब जाके समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ओके। हाँ जी। कोर्स मार्केटिंग का तरीका कोई बताओ बच्चों, तुम लोग क्या करें, कैसे कैसे कोर्स को और लोगों तक फैलाएं? काफ़ी बच्चे हैं, पर अभी एग्ज़ामों को ना एक नया स्तर पर लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होता है ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ठीक ठाक बिल्ड होने लगती है ना, तो सबको पता चल जाता है। तो अभी एग्ज़ामों का एक अच्छा माहौल है, बाहर लोगों को पता चल गया कि हम अच्छा कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, बट अभी थोड़ा सा हमने टोन चेंज किया है, थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं हम लोग कोर्सेज में इधर उधर। तो अभी कई लोगों ने अप्रोच किया है एग्ज़ामों को एक्वायर करने के लिए कि आओ एग्ज़ामों हमारे साथ काम करो। कोई बुरी बात नहीं है इसमें, अच्छी बात भी है, कुछ अच्छे ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, तो जब ऐसी बातें आती हैं तो सोचते हैं कि यार क्या करें, एक्वायर हो जाएं क्या? एक्वायर करने का मतलब ये नहीं पढ़ाना छोड़ देना। ठीक है, आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में जाके बिल्ड करोगे, पैसा भी मिल जाता है मोटा इकट्ठा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू लगती है कि हाँ वर्थ दिस मच मनी, तो ठीक है। बट फिर ख्याल आता है कि नहीं, खुद ही बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो खुद ही बिल्ड करते हैं। तो खुद बिल्ड करने में बहुत चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट ए स्मॉल गेम, बहुत बड़ा गेम है, बड़ा कंपटीशन भी है बाहर। तो अभी हम लोग की मार्केटिंग कुछ नहीं थी सच, तो वी आर ट्राइंग टू रैप इट अप, रैम्प इट अप, रैप इट अप नहीं रैम्प इट अप। तो रैम्प इट अप इन अ वे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कोर्सेज की वैल्यू को समझ पाएँ। और नहीं, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, बात जाने की नहीं है बेटा, समझो मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स ए गुड साइन कि पीपल आर अप्रोचिंग यू। ठीक है, ये अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नहीं नहीं, नॉट अकेडमी, राइट, वो मेरे ऑप्शन में कभी है ही नहीं है। ओके, सो दैट्स नॉट इन माई ऑप्शन, उनसे तो कभी मिलना ही नहीं है, हैं? ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर गुड ऑर्गेनाइजेशंस। बट लगता है कि नहीं, इसी को बड़ा करते हैं। ठीक है, और बड़ा करते हैं, तो हमें मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती है, इसको थोड़ा सा स्केल देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू ग्रो। वी आर ग्रोइंग गुड, अच्छा कर रहे हैं हम लोग बहुत, आप लोगों के प्यार से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई लॉस का बिजनेस चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो कोई रश नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। बट ये है कि इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग ना, थोड़ा सा कुछ बड़ा और बड़ा करना चाहिए कि सारे बच्चों तक पहुंच पाए। मेरा विजन था, जैसे आपने भी बात करी, तो सिविल सर्विसेज ना करने का मन ये भी था मेरा कि थोड़ा एजुकेशन में, गांव से आता हूं तो देखा हुआ है प्रॉब्लम्स वगैरह, तो थोड़ा मन था कि इस समस्या के अराउंड कुछ करना है कि लोगों को सही शिक्षा मिले और सही ज्ञान मिले, और एजुकेशन सेगमेंट में ही मैं रहूं। सिविल सर्विस में जाके आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे फील्ड में, हेल्थ में कर सकते हो, एजुकेशन में कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या था ना, कि एजुकेशन स्पेसिफिक एक चीज़ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरा ये भी रीज़न था कि मेरे को एजुकेशन में कुछ करना है, ऑनलाइन एजुकेशन में, तो मैं इधर ही रहूँगा, एक एक चीज़ में बहुत अच्छा करूँगा। ठीक है, तो वो भी एक कारण था सिविल सर्विसेज में न जाने का। ठीक है, कि वहाँ जनरलाइज हो जाओगे आप, और यहाँ एक स्पेसिफिक रोल में आप चीज़ें करोगे। और तो बताओ, कुछ सजेस्ट करो यार, कैसे मतलब लेट्स से आपको तो कोर्स पढ़ के मज़ा आ रहा है, मुझे पता है। ठीक है, यू आर लविंग इट, आपके दिमाग में है, आप सीख रहे हो, मुझे पता है, मुझे जैसे फीडबैक मिलते हैं कोर्स के, मुझे मालूम है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये चीज़ सारे बच्चों तक, एसएससी की जितनी तैयारी करते हैं बच्चों तक, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्या मोड होना चाहिए, ये आप मुझे ज़रूर बताना व्हाट्सएप करके। नंबर है मेरा तुम्हारे पास? लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो कुछ कुछ मार्केटिंग इनिशिएटिव हम लोग लेना चाहते हैं कि रीच बढ़े और लोग जान पाएँ सारे कोर्सेज के बारे में, सही चीज़ें उन तक जाएं, है ना। तो वो सारी चीज़ें करना है। टीचर्स लाएंगे, वो भी अभी प्लान में है सारी चीज़ें, कि और टीचर्स इंट्रोड्यूस करें, और अच्छे टीचर्स, नए टीचर्स, कुछ लोगों को टीचर की ट्रेनिंग देके टीचर्स बनाया जाए, वो भी प्लान है। एडवर्टीजमेंट और नेशनल टीवी नहीं, वो चलेगा नहीं। उसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको। जो हमारी बैच प्राइसेस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्पेंड अलाउ नहीं करती हैं। टीवी पे एड्स बहुत कॉस्टली हैं, बहुत कॉस्टली हैं। तो टीवी एड्स अभी दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है, उसका कोई सेंस ही नहीं है हमारे लिए। यूट्यूब ऐड एक अच्छा ऑप्शन है, ट्राई करेंगे। बुक बताया 10 दिनों में आ जाएगी। ठीक है, श्रीकांत सर का एडिटोरियल एग्जामो चैनल पर स्टार्ट कराओ। नहीं, श्रीकांत सर अपने चैनल पे कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अभी उन्होंने अपने चैनल पे स्टार्ट कर दिया, देखो उनको। ठीक है, तो आप श्रीकांत सर के चैनल पे फॉलो कर सकते हो, उन्होंने कुछ साथ शुरू किया है शायद एडिटोरियल सेशन, है ना। तो उनके चैनल पे फॉलो कर लो, एक ही बात है। ओके ओके। रेलवे होर्डिंग, नहीं, रेलवेज का भी कुछ प्लान नहीं है मेरा स्टार्ट करने का। अभी एसएससी में देखना है कि सीएचएसएल है, बाकी एग्जाम्स हैं, उसको थोड़ा टारगेट करते हैं और टीचर्स लेके आते हैं। और बैंकिंग में हमारा मन है, आगे चल के हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग में जल्दी ही। हाँ जी, यंग टीचर्स को रिक्रूट करें। यंग का मतलब क्या होता है? हमारे सारे टीचर यंग ही हैं, बूढ़ा कौन हो गया है? ठीक है, यंग टीचर हैं सारे, बूढ़ा कौन हुआ है? हाँ, चलो ठीक है, ये व्हाट्सएप पे थोड़ा फीडबैक भेजना तुम लोग कि क्या करना चाहिए, तो तुम लोग के इनपुट से बहुत फायदा होगा। तुम लोग डायरेक्टली बच्चों के बीच में रहते हो, है ना। हम लोग चीज़ें दूर से देखते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। अमित गुप्ता जी, सब पढ़ते हैं कमेंट तुम्हारा, यार कैसी बातें करते हो। हाँ जी, ऑल राइट, ओके, लेट्स गो, वेट फॉर फीडबैक्स। अपना ख्याल रखिए, सुबह मिलते हैं 8 बजे। बाय बाय, गुड नाइट।